एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और साइंस लर्न नहीं है, या फिर साइंस आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और उस पर गुड मार्क्स नहीं आते, तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है। ज्वाइन करिए हमारे चैनल को। वेलकम टू बायोलॉजी बाय खुशबू सिंह। क्योंकि हम यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से विद दी एक्सप्लेनेशन, जिससे कि वीडियो के एंड तक का आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज लर्न हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, ये एमसीक्यूज लाइन बाय लाइन होंगे, तो यहाँ पे टॉपिक भी मैंने स्पेसिफिक रखे हैं। टॉपिक है हमारा हेरिडिटी चैप्टर से। इसमें ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं: स्पेशिएशन एंड फॉसिल्स, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो टॉपिक है हमारे हेरिडिटी से। इतने सारे टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं। ये केवल क्लास 10th के लिए नहीं, बल्कि जो मेडिकल और वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो चैनल को स्पेशल बनाते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 है हमारा, स्पेशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ। स्पेशिएशन मतलब स्पीशीज का बनना, इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ऑप्शन ए है डाइजेशन ऑफ फूड, बी है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, सी है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड डी है एक्सटिंक्शन इन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे स्पेशिएशन पूछ रहे हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? यस, आंसर इज बी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। राइट, यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपके फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी हेल्प करेगी। ये बाय द वे, जैसे सपोज करिए ये आपको ये टर्म नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक है, और आपको ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपको ये यहाँ पे फिल करना है। राइट, तो इसमें आपको फिलअप्स और ट्रू फॉल्स कवर हो जाएंगे, इसीलिए एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे रखी हुई है। सो स्पेशिएशन इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इवोल्यूशनरी मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं स्पीशीज में, through which a new species arise due to the accumulated variation। मतलब जो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं, उसके कारण जो नई स्पीशीज बनती है। राइट, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब जो रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली भी जो आइसोलेशन मतलब जो अलग से एकांत स्पीशीज होती है, उनको बोलते हैं, उनके फॉर्मेशन को स्पेशिएशन बोलते हैं। राइट, और यहाँ पे स्पेशिएशन के 2 प्रोसेस हैं, कई सारे होते हैं बट अभी आपके में टाइप्स भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसको ब्रीफ नहीं किया हुआ है। एलोट्रोपिक और एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक 2 तरीके के स्पेशिएशन होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशिएशन। मतलब यहाँ पे स्पेशिएशन के लिए मेजर फैक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है? राइट, ए है फोटोसिंथेसिस, बी है जियोग्राफिक आइसोलेशन, सी है डाइजेशन एंड डी है ट्रांसपेरेशन। देखिए, अगर आपको आइसोलेशन का मीन्स समझ नहीं आ रहा, तो आइसोलेशन मीन्स आइसोलेट, मतलब किसी को अपने जो ग्रुप है उससे अलग कर देना। जब कोविड हुआ था तो उस टाइम पे, उस पैंडमिक में, एक ये आइसोलेट करने वाला टर्म बहुत यूज़ किया जा रहा था कि अगर उनको आइसोलेशन में रखा गया, मीन्स कि आपको इसलिए सबसे दूर रखा जाता था उस टाइम पे कि जो इन्फेक्शन अगर आपको है ना, वो पूरी आपकी फैमिली को ना फैले, तो आपको एक अलग से एक रूम में अकेले रहना पड़ता था, जिसमें कि वो इन्फेक्शन जब आप ट्रीटमेंट दिया जाता था और आप पूरी तरह रिकवर कर पाए। राइट, तो एक तरीके से ये क्या सिचुएशन हुई कि आपको अकेले छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे आइसोलेशन का मतलब भी यही है। जियोग्राफिक आइसोलेशन मतलब जब लोग एरिया वाइज आइसोलेट हो जाते हैं। जैसे आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं मान लीजिए, तो उनमें से एक मेंबर, आप लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और कोई भी एक पर्सन जो है आपकी फैमिली का, वो साउथ में शिफ्ट हो जाए, ओके, या फिर उसको हॉस्टल जाना पड़े या जॉब के लिए जाना पड़े, तो ये फैमिली से आइसोलेट हो गया, मतलब अलग हो गया। ओके, और सी है डाइजेशन और डी है ट्रांसपेरेशन। तो अगर आपको ये टर्म क्लियर हो गया है, तो ये मेजर फैक्टर क्या है इसका आंसर? जियोग्राफिक आइसोलेशन। देखिए, कुछ आइसोलेशन मतलब एकांत के बारे में इसलिए बोला गया कि वो अपने उससे दूर चले गए हैं, तो वो सर्वाइवल के लिए ही गए हैं। कुछ स्पीशीज होती हैं
चाहे आप प्लांट की ले लीजिए, चाहे एनिमल की ले लीजिए, कुछ होती है बिल्कुल कोल्ड रीजन में सर्वाइव करती हैं, कुछ होती हैं हॉट रीजन में। तो एक तरीके से ये जियोग्राफिकल चेंज है कि अगर आप कोल्ड वाले को अगर हॉट रीजन में लेके आओगे तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा। ओके, सो ये एक तरीके का, इसी तरह ये जियोग्राफिक बैरियर है कि एरिया वाइज जियोग्राफिक बैरियर सच एज द माउंटेन एंड रिवर्स can separate population, right, leading to the formation of new species over time. ओके, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी कारण हो सकते हैं इनके, जो नेचुरल होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि नई जो स्पीशीज जनरेट होती है वेरिएशन आने पे, उसको बोलते हैं जियोग्राफिक आइसोलेशन। नेक्स्ट है फॉसिल्स आर, ए है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी है प्रिजर्व्ड रिमेन और ट्रेसेस ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म, सी है मॉडर्न प्लांट्स एंड डी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली। राइट, तो फॉसिल्स हमारे क्या होते हैं? सो आंसर है हमारा बी, प्रिजर्व्ड रिमेन और ट्रेसेस ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म। फॉसिल्स क्या हैं? हिंदी में जीवाश्म बोलते हैं कि मतलब जो बहुत सारे साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स जो दब गए थे चट्टानों के नीचे या मरने के बाद दब गए हैं, तो उनके जो ट्रेसेस मिले हैं, मतलब उनके जो अंश मिले हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। राइट, बहुत सारे डायनासोर्स के हैं, आर्कियोप्टेरिस के हैं। तो फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस, मतलब सबूत देते हैं ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड इन द पास्ट, मतलब वो पास्ट में थे, धरती पे थे, एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन। और उनके इस स्ट्रक्चर को देख के और आज के उनकी स्पीशीज के स्ट्रक्चर को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस आया उनकी बॉडी में। ओके, सो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रॉक कॉमनली कंटेन फॉसिल्स, इनमें से कौन सी रॉक का टाइप है? बहुत सारे रॉक के टाइप होते हैं, इग्नेस होता है, मेटामॉर्फिक होता है, तो कौन सा होता है जिसमें कि फॉसिल्स कंटेन करता है, जिसमें फॉसिल्स होते हैं? होते देखिए सब में है, लेकिन मोस्टली इसमें मिलते हैं। जो फॉसिल का नाम ले रहे हैं ना, मतलब बहुत साल पुराने, तो बहुत साल पुराने मतलब कौन सी जो चट्टान होगी जो बहुत नीचे होगी, उसी में ही तो सबसे ज़्यादा ओल्ड होंगे फॉसिल्स। तो ए है हमारे पास ऑप्शन इग्नेस रॉक, बी है सेडिमेंट्री रॉक, सी है मेटामॉर्फिक रॉक एंड डी है ग्रेनाइट रॉक। तो राइट आंसर इसका है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक देखिए एक तरीके की सबसे डाउन साइड पे तो नहीं बोलेंगे, सेकेंड और थर्ड अपर मोस्ट लेयर जो कि रहती है, इसमें होता है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब जो उड़ते रहते हैं वीदरिंग में, जैसे मिट्टी उड़ रही है फिर वो कहीं जाके डिपॉजिट हो जाती है, और ऐसे डिपॉजिट हो के तो जो नीचे वाली लेयर है वो बहुत ही नीचे हो गई है। राइट, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं? फॉसिल्स को प्रिजर्व करती है। जब वो बहुत नीचे है इसका मतलब कि सबसे पुराने फॉसिल्स वहीं पे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय, इसमें पूछ रहे हैं जो फॉसिल्स हैं उनकी एज कैसे पता लगती है? हमको ये कैसे पता चलेगा कि डायनासोर्स के जो फॉसिल्स मिले, डायनासोर्स कब कितने साल पहले हुआ करते थे, या आर्कियोप्टेरिस जिसके भी जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, तो वो कितने साल पहले थे? तो ये किसके थ्रू होता है? ए है कार्बन डेटिंग, बी है बॉइलिंग, सी है डिस्टिलेशन एंड डी है इवेपोरेशन। सो आंसर इसका याद कर लीजिए, ए है कार्बन डेटिंग। देखिए अभी आप ना पढ़ रहे हैं हेरिडिटी का चैप्टर और इसमें ये सारे टर्म्स आ रहे हैं तो आप क्लियरली लगा लेंगे, बट समटाइम्स क्या होता है कि सिलेबस आपको जब मिक्सअप में दिया जाता है ना, तब आप नहीं क्लियर कर पाते हैं कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है और मुझे एग्जैक्टली आंसर क्या लगाना है। तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से याद करिए इसको। सो कार्बन डेटिंग हेल्प्स डिटरमाइन द एज ऑफ रिलेटिवली रिसेंट फॉसिल्स बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिव कार्बन। देखिए कार्बन जो होता है हमारे पास होता है C12। ओके, अब इन्होंने बोला रेडियो एक्टिव कार्बन, तो रेडियो एक्टिव कार्बन C14 होता है, C13 भी होता है, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। ओके, इनके ज़रिए हम क्या पता लगाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ मिली है बहुत साल पुरानी है, तो कितने साल पुरानी है वो हम कार्बन डेटिंग से ये आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इन बर्ड सपोर्ट द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है बर्ड्स में जो कि ये आइडिया देता है, बताता है कि इवोल्यूशन स्टेजेस में होता है, कि रुक रुक मतलब एक स्टेज हो गई, दो स्टेज हो गई, तीसरी स्टेज है,
तो ये कौन बताता है? ए बीक ओनली, बी विंग्स मॉडिफाइड फ्रॉम फोर लिम्स, सी है आइज ओनली एंड डी है टेल ओनली। तो यहाँ पे ये कौन सा स्ट्रक्चर है बर्ड्स में? आंसर है हमारा बी, विंग्स मॉडिफाइड फ्रॉम फोर लिम्स। देखिए फोर लिम्स क्या होते हैं आपके, ये जो हाथ है ना, तो ये फोर लिम्स हैं, और जो ये पैर है ये है हाइंड लिम्स। ओके, ये सारे एनिमल्स में यही देखा जाता है, फोर लिम आगे वाले और जो हाइंड लिम मतलब पीछे वाले। ओके, तो अब यहाँ पे बर्ड्स में क्या होता है, जो हमारे फोर लिम है ना, वो बर्ड्स में मॉडिफाइड हो गए हैं विंग्स में, जिनसे कि ये जो बर्ड्स है ना ये उड़ते हैं। आपको इसके फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो होते हैं ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। होमोलोगस मतलब लोकेशन सेम है बट फंक्शन अलग है। हमारा फंक्शन क्या है कि हम हाथों का यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे एक्शंस में, खाने में, पीने में, पढ़ने में, राइट। तो यहाँ पे ये किस में करते हैं, ये विंग्स के एज अ विंग्स यूज़ करते हैं। विंग्स बहुत सारे वर्क करते हैं बर्ड्स में, मतलब इंसेक्ट को हटाने में और उड़ने में, मोस्टली तो उड़ने का ही है, फ्लाई करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनके भी फंक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल विंग से ये लोग फ्लाई करते हैं, राइट। आपने पिकॉक देखा होगा, पिकॉक जो उसके पंख होते हैं तो वो भी बहुत सारे वेरिएशन शो करता है। तो बर्ड्स विंग्स इवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम द फोर लिम्स ऑफ एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स, मतलब जो रेप्टाइल्स हैं उनसे उनके जो फोर लिम्स बने हैं ना भाई, ये एक सीरीज है ना। पहले क्या है, फिशेस, स्पाइसेस, ठीक है ना, कॉर्डेट्स में। फिर क्या आते हैं, एम्फीबियन, ठीक है, ये मॉडिफाइड हुए, एम्फीबियन बने, एम्फीबियन मॉडिफाइड हुए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मॉडिफाइड हुए बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद क्या हुआ, मैमल, हम लोग आ गए भाई, है ना। तो ये कॉर्डेट की 5 की सीरीज है ना, तो यही बोल रहे हैं एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स, मतलब जो रेप्टाइल्स बिल्कुल लास्ट में अपने आप को वेरिएट कर पाए, मतलब अपने आप में चेंज ला पाए, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हुए, बर्ड्स में। इसका एग्जाम्पल आर्क्योप्टेरस है, जो आपने सुना होगा। इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स, ओके, क्योंकि उसके विंग्स भी थे और रेप्टाइल्स की तरह टेल भी थी। ओके, तो यहाँ पे ये एंसेस्ट्रल जो है रेप्टाइल, तो राइट आंसर इसका है विंग्स मॉडिफाइड फ्रॉम द फोर लिम्स। नेक्स्ट है, ह्यूमन इवोल्यूशन इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड इन। ह्यूमन इवोल्यूशन कहाँ से शुरू माना जाता है? ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका एंड डी अंटार्कटिका। ये वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत पर्टिकुलर सा है। अगर आपको साइंस सब्जेक्ट उसमें सिलेबस में दिया हुआ है, राइट। सो आंसर इसका याद कर लीजिए, आंसर इज अफ्रीका। सो फॉसिल एविडेंस इंडिकेट दैट द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्ट्रल इवॉल्व इन अफ्रीका। आंसर याद कर लीजिए बस, अफ्रीका। ओके, ह्यूमन का इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? अफ्रीका से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर। हमारे जो सबसे पहले ह्यूमन एंसेस्टर थे वो उनको क्या बोला जाता है? ए होमोसेपियंस, बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड सी है टाइगर एंड डी है क्रोकोडाइल। तो देखिए, क्रोकोडाइल और टाइगर तो हमसे कहीं पे भी रिलेट नहीं करते। अब कोई अपने आप को शेर समझे या मगरमच्छ समझे वो अलग की बात है, बट यहाँ पे हम भाई हैं होमोसेपियंस, राइट। अभी जो एग्जैक्टली है हम क्या है, होमोसेपियंस। और ये हमारे एंसेस्टर पूछ रहा है, पूर्वज पूछ रहा है, तो आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हमारे जो एंसेस्टर थे वो इस तरह दिखते थे, पूर्वज। ओके, जिनका थोड़ा सा जबड़ा भी बड़ा था, स्कल का जो था, अभी हम लोगों का स्कल ना कैसा होता है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, इनका ना वाइड होता था, चौड़ा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स। नेक्स्ट है, मॉडर्न ह्यूमन्स बिलोंग टू द स्पीशीज। मॉडर्न ह्यूमन कौन सी स्पीशीज है भाई? ए होमो इरेक्टस, बी होमो हैबिलस, सी होमोसेपियंस एंड डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। भाई ये कभी भी पाए जाते हैं क्या? देख लीजिएगा, अगर आजू बाजू अपने आसपास अगर कोई मैन ऐसा दिख रहा है तो समझ लो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, अपने दोस्त को मत बोल दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर है हमारा होमोसेपियंस। अभी जो मॉडर्न है ना, हम लोग जिस एरा में हैं तो वहाँ पे होमोसेपियंस है। क्या है हम? होमोसेपियंस। ओके, नेक्स्ट है, जियोग्राफिक आइसोलेशन कैन इवेंचुअली लीड टू। जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन, अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया
कि आप अगर एक रीजन में इंडिया के रह रहे हैं और आपके किसी भी फैमिली मेंबर को बहुत दूर जाना पड़ा है, सो दिस इज नोन एज अ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब वो वहाँ पे परमानेंट शिफ्ट हो गया है, दैट मीन्स कि वो वहीं सर्वाइव करेगा, वहीं पे अपनी फैमिली बनाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, मान लीजिए आप रहते हैं नॉर्थ साइड में, राइट, और यहाँ पे वो साउथ में चला गया, तो अब साउथ में गया है, तो अगर वो वहीं पे किसी से मैरिज करेगा तो वहाँ की जो गर्ल होगी या कोई भी पर्सन होगा, उसके करेक्टर भी उसकी ऑफ स्प्रिंग में आएंगे। तो ये वेरिएशन हुआ कि नहीं हुआ, यही चीज़ वो बोल रहे हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन इवेंचुअली लीड टू, ये किसको जन्म देता है, ए एक्सटिंक्शन ओनली, मतलब विलुप्त हो जाते हैं, बी स्पेशिएशन, सी फोटोसिंथेसिस एंड डी डाइजेशन। तो याद रखिए जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज रिलेटेड टू दी स्पेशिएशन, मतलब एक अलग स्पीशीज बनती है। देखिए ये है ना ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये आपकी पूरी फैमिली है, फैमिली मेंबर का एक इंसान थोड़ा सा दूर गया, फिर वो क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। अब आइसोलेट हो गया, उसने एक अलग पूरी स्पीशीज बना ली, राइट। सो आइसोलेट पॉपुलेशन accumulate different variation which may result in the formation of new species. Okay, next है the sequence of rock layer helps scientists determine। जो सीक्वेंस ऑफ द रॉक लेयर, मतलब जो रॉक्स होती है ना, इनके सीक्वेंस होते हैं, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, इग्नेस हो गया, तो इस तरीके के वो किस में हेल्प करते हैं साइंटिस्ट की। ए है टेस्ट ऑफ फॉसिल्स, बी रिलेटिव एज ऑफ फॉसिल्स, सी कलर ऑफ फॉसिल्स ओनली एंड डी वेट ऑफ फॉसिल्स। तो भाई टेस्ट तो कोई भी नहीं करता, तो इसको तो भूल जाइए। वेट ऑफ द फॉसिल्स ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो उसके स्केलेटन मिलते हैं, तो इसका वेट ये हम लोग पता कर सकते हैं बाद में, राइट। कलर ऑफ द फॉसिल्स ये भी पता लग सकता है, बट करेक्ट आंसर जो इसका है वो है रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल्स, मतलब वो कितना बड़ा है। ओके, तो मतलब क्या एज हो सकती है। तो फॉसिल्स इन द डीपर लेयर आर जनरली ओल्डर देन दोज इन द अपर लेयर। ओके, ये आप देख सकते हो, इसके नीचे ही होती है सेडिमेंट्री, यहाँ पे इतना मिलियन बिलियन जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं ना कि फॉसिल्स कितने कितने पुराने मिले होंगे। नेक्स्ट, विच ह्यूमन एंसेस्टर इज नोन फॉर यूजिंग टूल्स मोर एफिशिएंटली। ऐसा कौन सा ह्यूमन एंसेस्टर है, हमारे कौन सा पूर्वज हैं जो टूल्स को अच्छी तरह चलाने के लिए जाने जाते हैं। ए होमो हैबिलस, बी फिश, सी फ्रॉग एंड डी स्नेक। तो आंसर आप इजीली समझ सकते हैं। ए है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस इज ऑफन कॉल्ड द हैंडी मैन बिकॉज ऑफ इट्स टूल मेकिंग एबिलिटीज, मतलब ये टूल्स बना लेते थे। टूल्स कैसे, पहले ना आयरन और ये सब टूल्स नहीं बनते थे कि आप जाओ और मार्केट से खरीद लो, नहीं भाई, इनको अपने लिए ही हंटिंग के लिए बनाने पड़ते थे। तो ये किससे बनाते थे भाई, या तो वुड यूज़ करेंगे या फिर स्टोन्स यूज़ करेंगे। तो अगर इनको हार्ड वाले यूज़ करने हैं तो ये जनरली स्टोन्स यूज़ करते थे। ओके, तो ये है हमारे होमो हैबिलस। होमो हैबिलस, हैबिलस मीन्स हैबिलस आप कर लीजिए टूल से, ठीक है। टूल्स वाले कौन से थे, हैबिलस। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, होमो इरेक्टस जो थे वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। ए कुड फ्लाई, क्योंकि वो उड़ सकते थे। बी वॉक अपराइट एंड यूज्ड फायर। सी लिव्ड इन द वाटर एंड डी हैड विंग्स। तो होमो इरेक्टस भी किस लिए थे, पानी में रह लेते थे, या उनके विंग्स थे, या फिर वो सीधे खड़े हो लेते थे, फायर का यूज़ करते थे, या फिर उड़ सकते थे। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी, क्योंकि वो सीधे खड़े हो लेते थे। बिल्कुल, आप पहले तो ना फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों पे चलते थे, बट अब वो सीधे खड़े हो लेते हैं, राइट, और फायर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो होमो इरेक्टस क्या है, फायर वाले। ओके, होमो इरेक्टस आर ले लीजिए और फायर ले लीजिए, तो आर और फायर। तो ये होमो इरेक्टस शोड एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज अपराइट वॉकिंग एंड यूज ऑफ फायर, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखो अभी जियोग्राफिकल आइसोलेशन की बात हो रही थी, अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात हो रही है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अभी जियोग्राफिकल जो था वो एरिया वाइज था। रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्पीशीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोजिंगली यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज है, राइट।
अब एक दूसरी स्पीशीज है सेम, उसकी सेम जीनस की है, बट अब जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो एक नई स्पीशीज बनेगी। तो जीनस इन दोनों के सेम है बट स्पीशीज अलग अलग है। ओके, तो नई स्पीशीज का बनना ये हो गया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो यहाँ पे ये पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज, इसका कारण क्या है? ए जियोग्राफिकल बैरियर, बी ईटिंग फूड, सी रेस्पिरेशन एंड डी एक्सक्रेशन। तो यहाँ पे जियोग्राफिक बैरियर है। बैरियर मीन्स कि आप कोई भी पर्सन है, जैसे अभी मैंने बोला कि वो अगर वहाँ कहीं किसी दूसरी कंट्री में गया है तो भाई अब वो वापस तो आएगा लेकिन अपनी फैमिली के साथ आएगा, फैमिली अमली सब कुछ जो है पूरी लाइफ वो यहाँ पे गुजारेगा ना। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, अब यहाँ की रिप्रोडक्टिव लाइफ यानी कि यहाँ के जो जीन थे जो रिप्रोडक्टिव उसमें ऑफ स्प्रिंग में आते, बट वो नहीं, अब वो कहाँ के आएंगे, जिस कंट्री में वो गया है, जहाँ पे वो जिससे मैरिज करेगा, जिस कंट्री की लड़की से, तो उसके जीन आएंगे ना। तो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो कि किससे होता है? जियोग्राफिक बैरियर से। कि मतलब बीच में एक बैरियर हो गया ना कि आप रोज रोज तो आ नहीं सकते, तो आप अपनी फैमिली भी कहीं दूर ही बनाओगे ना, वो चीज़ है। नेक्स्ट है सॉरी इसका आंसर है जियोग्राफिक बैरियर। माउंटेन, रिवर्स एंड डेजर्ट कैन सेपरेट पॉपुलेशन एंड प्रिवेंट ब्रीडिंग। देखो ये मैं आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ ना, नॉर्थ और साउथ वाला या अदर कंट्री वाला, ये समझाने के लिए दे रही हूँ, बट ये तो जो जितनी भी वर्ल्ड में स्पीशीज है ना उन पे लागू होता है। ओके, सपोजिंगली कोई भी एनिमल है, बाय द वे आपको कोई एनिमल अच्छा लगा, आपको किसी अदर कंट्री में, आप उसको अपनी कंट्री में लेके आ गए, ओके, इंडिया में लेके आ गए। अब यहाँ पे क्या है कि वो इस तरीके से अपनी तरह इंडिया वाली तरीके से अपनी कंट्री की तरीके से सरवाइव करेगा, यहीं पे सरवाइव करेगा आप जिस भी कंट्री में उसको लेके आए हो। अब वो वापस दूसरी कंट्री में तो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीके से ये बैरियर हो गया ना कि अब वो वापस नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हर स्पीशीज के लिए ये अप्लाई होता है। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो बैरियर किसको बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किस बिहाफ पे बोल रहे हैं, वो चीज़ है। ओके, नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। जो फॉसिल्स की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? ए है इकोलॉजी, बी है जेनेटिक्स, सी है पैलेंटोलॉजी एंड डी है फिजियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स याद कर लीजिए, ना ही इकोलॉजी है ना ही जेनेटिक्स है, क्या है? पैलेंटोलॉजी। ओके, सो पैलेंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंशियंट लाइफ। और जो ये पर्सन होते हैं जो ये पैलेंटोलॉजी करते हैं या सीखते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट। ओके भाई, ये इन्होंने ये तो पूरी स्टडी करेंगे ना, तो इस स्टडी को क्या बोलेंगे? पैलेंटोलॉजी। बट जो ये पर्सन है इनको क्या बोलेंगे? पैलेंटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस मीन्स। इवोल्यूशन बाय स्टेज का मीन क्या है? आपको मैंने बताया कि एक एक स्टेप में होती है ये सब चीज़ें, तो उसी के बिहाफ पे आपको आंसर देना है। ऑप्शन है हमारा ऑर्गेनिज्म चेंज ग्रेजुअली ओवर द टाइम, बी है ऑर्गेनिज्म नेवर चेंज, सी है चेंज अकर इन वन डे एंड डी है स्पीशीज अपेयर सडनली। तो यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, इवोल्यूशन क्या होता है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इवोल्यूशन आप ये समझ लीजिए कि ये होते हैं स्लो प्रोसेस, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स में धीरे धीरे आएंगे। ओके, सो ऑर्गेनिज्म चेंज ग्रेजुअली ओवर टाइम। और इवोल्यूशन का बहुत सही एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, एक बार फिर से समझा देती हूँ। बाय द वे आपके पेरेंट्स ने ना आपको हॉस्टल भेज दिया, ठीक है, अभी आप घर पे थे तो आप मन मर्जी कुछ भी, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है, आज मुझे ये डिमांड चाहिए, आज डिमांड चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलरली आपकी पूरी भी होती है। अब जब हॉस्टल चले गए हो तो भाई यहाँ पे आपको हॉस्टल के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, राइट? अपने आप को हॉस्टल के रूल्स में चेंज करना पड़ेगा, वहाँ की तरह आपको मेंटेन होना पड़ेगा, और जो बनेगा ना आपको वही खाना पड़ेगा। आपको एक दिन वहाँ का खाना नहीं अच्छा लगेगा, एक दिन वहाँ का पानी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करोगे, धीरे 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 करते करते आप एडजस्ट कर ही लोगे। ओके, भले चाहे आपको उसमें 6 महीने लगे, साल भर लगे, बट धीरे धीरे करोगे ना, तो यही धीरे धीरे जो है ना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म चेंज ग्रेजुअली ओवर टाइम। तो ये जो चेंजेस है ना हमारे जीन में बहुत सालों में आए हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन, राइट? नेक्स्ट है
द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर वर, जो हमारे अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर हैं वो कौन है, जो थे, मतलब ए है एक्वेटिक एनिमल, बी है एप लाइक ऑर्गेनिज्म, सी है बर्ड्स एंड डी है रेप्टाइल्स। तो देख लिए हमारे जो एंसेस्टर है ना वो एक्वेटिक एनिमल तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे हैं एप लाइक ऑर्गेनिज्म। एप मतलब ये इस तरीके के, गोरिल्ला हो गए, चिंपैंजी हो गए और गिब्बन्स हो गए, ऑर्गेनोटॉन्स हो गए, तो ये हुए ह्यूमन इवोल्यूशन बिगिन फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर, बंदरों से, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ओके, किसी में अगर बंदरों वाली हरकतें दिखती हैं तो डरा मत करिए, घबराया मत करिए, बिल्कुल हंसा मत करिए, क्या पता वो हमारे पूर्वज आ गए हों उनके अंदर, मतलब उनके ही पूर्वज आ गए हों उनके अंदर। ओके, सो एप लाइक ऑर्गेनिज्म इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ह्यूमन एंसेस्टर इज नोन एज अ हैंडीमैन। ओके, हैंडीमैन दैट मीन्स कि दे यूज देयर हैंड्स इन वेरियस प्रोसेसेस, राइट। सो इन मतलब बहुत सारी प्रोसेस में ये अपने हाथों को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए होमोसेपियंस, बी है होमो इरेक्टस, सी है होमो हैबिलिस एंड डी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो हैंडीमैन से याद कर लो भाई, हैंडीमैन है हमारे होमो हैबिलिस। ओके, होमो हैबिलिस क्या है, हैबिलिस से मैंने बोला भी था, हैबिलिस क्या है, टूल्स वाले। और टूल्स वाले ही कौन, टूल कौन यूज़ करेगा भाई, जो हाथों का यूज़ करेगा, ठीक है। टूल्स जो है माउथ से तो नहीं यूज़ होते, ठीक, पैरों से नहीं यूज़ होते, कहाँ से होते हैं, हाथों से। तो ये कौन से है, हैंडीमैन। होमो हैबिलिस यूज सिंपल स्टोन टूल्स एंड दीज आर कॉल्ड हैंडीमैन्स, राइट। याद कर लीजिए एच, और जब हैंडी याद आएगा तो टूल्स अपने आप याद आ जाएगा। और इरेक्टस कौन थे, इरेक्टस का आर और फायर, याद हुआ कुछ। ओके, नेक्स्ट है वाई आर फॉसिल्स कॉल्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ नेचर। यहाँ पे है फॉसिल्स को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ नेचर क्यों बोला गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मतलब जो हमारे डेटाज होते हैं हिस्टोरिकल, पुराने और नेचर के, ठीक है, क्यों बोला गया है। ए दे रिकॉर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बी है दे प्रेडिक्ट फ्यूचर स्पीशीज, सी है दे प्रोड्यूस एनर्जी एंड डी है दे हेल्प इन डाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, देखो जो ऐतिहासिक डेटा नेचर के दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं भाई, नई स्पीशीज तो फ्यूचर तो बताएंगे नहीं कि आजकल एआई की तरह फ्यूचर बता रहे हैं, है ना। तो आंसर क्या है हमारा ए, दे रिकॉर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो डार्विन जी ने दी थी ना, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। और अप्लाई क्या होती है, वो इसी की तरह है ही। फॉसिल्स प्रोवाइड, याद है कि नहीं है आपको, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। नहीं तो मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ, क्या था हमारा एग्जाम्पल, जैसे अर्थ पे ना पहले कई हाइट के जिराफ होते थे, कुछ छोटे होते थे, कुछ लंबे होते थे, ठीक है, इस तरह से हाइट वाले, जो नेक वाले, ऊंची गर्दन वाले, लंबी गर्दन वाले, ठीक है। तो ये डार्विन जी जो है ना, ये अंकल जी, तो इनका ये कहना था कि भाई हर तरीके के जिराफ थे, लॉन्ग नेक वाले भी थे, शॉर्ट नेक वाले भी थे। अब जब क्या हुआ, ट्री पे लीव्स होंगी, अब जो लंबे वाले थे वो तो नीचे वाली लीव्स भी खा लेते थे, ऊपर वाली लीव्स भी खा लेते थे, लेकिन ये जो शॉर्ट नेक वाले थे ना, ये केवल नीचे वाली लीव्स खा लेते थे, ठीक। अब जब नीचे वाली ख़त्म हो गई तो ऊपर वाली खाने के लिए इनको ये बढ़ ही नहीं पाए, ये स्टूल तो रख नहीं सकते थे भाई, तो ये इनका क्या हुआ, ये ख़त्म हो गए, एक्सटेंड हो गए, ठीक। तो अब बच्चे कौन से, लंबी गर्दन वाले। तो यही है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो ये किसने दिया था, डार्विन अंकल ने। ओके, डार्विन जी ने ये पूरा इवोल्यूशनरी थ्योरी हमारी दी थी। ओके, तो अगर आपको ये सब चीज़ें पक्का लर्न हो रही है ना, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे थ्रू आपको ये सारी साइंस में मज़े भी आ रहे हैं और मज़े के साथ साथ आपको लर्न भी हो रहा है। और अगर कुछ भी इसमें और भी ऐड ऑन करना है या आपको कुछ चीज़ें टर्म्स नहीं क्लियर होते हैं, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ ट्रिक्स दी हुई हैं जिससे कि आप लर्न कर सकते हैं। SFEH, देखिए ये S क्या है, स्पेशिएशन, जो कि किससे आता है, आपने पढ़ लिया, जियोग्राफिकल आइसोलेशन से और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से। आता बहुत चीज़ों से है बट आपके में इतना है नहीं अभी, राइट। सो न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है,
फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स एविडेंस ऑफ द पास्ट लाइफ, और कहाँ से मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लीजिए कहाँ पे मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। और स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। ई से क्या होता है? इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, ग्रेजुअल चेंजेस ओवर द टाइम, मतलब धीरे 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 जो चेंजेस आते हैं। और जो ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन का इवोल्यूशन है, क्या था वो? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। देखो पहले टूल वाले आए, फिर फायर वाले आए, फिर आ गए हमारे जैसे समझदार लोग। ओके, तो हम क्या हैं? होमो सेपियंस। और जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको इसी तरह साइंस मज़ेदार वे में पढ़नी है ना, पढ़नी या याद भी करनी है ना मेरे साथ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।